हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपाली पांडे आप सभी का अपने चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, जो कि क्लास 12 फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि मैं अभी तक बताती आ रही हूँ आप लोगों को, हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हुए हैं इस चैप्टर में। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ तो मैंने आपको पढ़ाया है अल्टरनेटिंग करंट के बारे में और डायरेक्ट करंट के बारे में, और मैंने आपको पढ़ाया है पीक वैल्यू के बारे में, आरएमएस वैल्यू के बारे में, एवरेज वैल्यू के बारे में। बच्चों, हमने कुछ सर्किट्स के बारे में भी सीखा है, जिसमें हमने बात की है कि भाई सर्किट्स जो कि प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव है, उनके क्या फीचर्स होते हैं, उनमें करंट और वोल्टेज में क्या फेज़ होता है, किस तरीके से वो अपना फेज़ जो है बना रहे हैं। जब किसी एसी सर्किट में जब वो प्योर कैपेसिटिव है, जब वो प्योर रेजिस्टिव है, जब वो प्योर इंडक्टिव है, तो भाई करंट और वोल्टेज उसमें किस तरीके से जो है फ्लो हो रही है, क्या वो साथ में फ्लो हो रही हैं, क्या वो कुछ एंगल का डिफरेंस रख रही है। तो ये सारी की सारी बातें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपको लग रहा है कि भाई एसी सर्किट आपको अभ्यास इंस्टीट्यूट पे पढ़ना है, और तो आपको क्या करना है कि भाई जितना भी मैंने वीडियो में कंटेंट अपलोड किया है, मैं सारा का सारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए एंड सारी वीडियोस को देखिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बिकॉज दिस इज़ द चैनल वेयर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू क्वालिटी एजुकेशन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम लोग बात करेंगे LCR सर्किट के बारे में। एक ऐसा सर्किट जिसमें 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। L का मतलब क्या हुआ? इंडक्टेंस, इंडक्टर होगा सर्किट में। C का मतलब क्या है बच्चों? कैपेसिटेंस की बात हो रही है तो कैपेसिटर होगा। और R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, R रेजिस्टर के लिए यूज़ होता है। तो तीनों के तीनों कंपोनेंट हमारे आज के सर्किट में जो है मिलने वाले हैं, या आप ये कह लो कि ये तीनों फ्रेंड्स जो हैं गैदरिंग करने वाले हैं, गेट टुगेदर करने वाले हैं, आज इनकी पार्टी होने वाली है। तो भाई इस सर्किट के क्या फीचर्स होंगे, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12, और आपको इसके बेसिक्स में जाना है। इसको इस तरीके से ना देखें कि भाई ये मेरे कोर्स का है और मैं इसको जो है नहीं समझ पा रही हूँ या नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर आप तीनों के नेचर को जान चुके हो तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू उनको कंबाइन करना, ठीक है। तो चलो बनाते हैं सर्किट। यहाँ पर मैंने ले लिया L की बात चल रही है, तो भाई L में क्या हुआ, हमें एक कॉइल लेनी है, हमें एक इंडक्टर लेना है। ये हमने एक इंडक्टर ले लिया। अब C आया, C का मतलब क्या है भाई? कैपेसिटेंस ले लिया। और R आ गया, तो R को हमने क्या ले लिया? रेजिस्टर ले लिया। ये तीनों हमने एक साथ ऐड कर दिए, ठीक है। L हो गया हमारा, C हो गया और R हो गया। ये तीनों के तीनों सर्किट्स जो हैं इनको हमने कनेक्ट किया है। सपोज करते हैं कि हमने इनको कनेक्ट किया है एक अल्टरनेटिंग करंट से, ठीक है। एक करंट का सोर्स ले लिया उससे, तो हमने किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम हमने जो है इसमें करंट की वैल्यू जो है वो ले ली I = I0 sin ω t। ये वाली इक्वेशन हम आज पहली बार डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और हम बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप ये कह लो जन्म जन्म का नाता है इस वाली रिएक्शन से, सॉरी इस वाली इक्वेशन से। तो जब ये करंट का जो सोर्स है अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, अब ये जो करंट भेजेगा तो क्या होगा, ये जो इंडक्टर है तो इसमें जो वोल्टेज होगी भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। मान लिया वो VL है, भाई सीरीज़ में जुड़े हुए हैं सारे बच्चों, ध्यान रखो। और ये जो है ना इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज मान ली, भाई ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, इंडक्टर को L से लिख देंगे, ये रेजिस्टर है, और हमने इसके अक्रॉस मान ली क्या है? VR है। इतनी बात आपको समझ में आई ना, कि हमने तीनों दोस्तों को एक जगह बैठा दिया, एक टेबल के चारों तरफ तीनों दोस्तों को बिठा दिया और उनसे बोला अपना हाथ में हाथ जो है पकड़ो। मीन्स यू हैव टू कंबाइन
विद ईच अदर एंड कॉम्बिनेशन का जो वे है वो हम क्या ले रहे हैं, सीरीज ले रहे हैं, तो तीनों के तीनों सीरीज में कंबाइन है। एल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ये है, सी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ये है, और आर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ये है। अब ध्यान करो कि जब आपने तीनों का अलग अलग नेचर पढ़ा था, मतलब आपने जब प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में पढ़ा था, तब क्या था, कौन आगे था, वोल्टेज आगे था या करंट आगे था? सोचो, अगर याद नहीं रहता है बच्चों तो आप एक शब्द में आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, ये याद कर लो। ये सिविल क्या हुआ? सिविल का मतलब ये है कि जब भी सी की बात चल रही है, सी मतलब कैपेसिटर की बात चल रही है, तो हम पहले ये वाले दो शब्दों का यूज़ करेंगे। तो सी वाले में देखो आई और वी में कौन पहले है, आई पहले, यानी कि जब प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो करंट लीड करने वाला है और वोल्टेज लैग करने वाला है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट की, मींस जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस है, तो उसमें वोल्टेज लीड करने वाला है। थी ना बढ़िया ट्रिक? तो क्या है आपकी ट्रिक? आपकी ट्रिक ये कह रही है आपको सिर्फ ये लाइन याद करने से, सिविल CIVIL, इसको याद करने से आपको याद हो जाएगा कि भाई अगर सर्किट प्योर कैपेसिटिव है या प्योर इंडक्टिव है तो उसमें कौन लीड करने वाला है और कौन लैग करने वाला है। और जो है उसमें सिर्फ दो ही पार्टिसिपेंट है। कौन है दो पार्टिसिपेंट? करंट एंड वोल्टेज। सो कैपेसिटिव में हमने CIV ले लिया और इंडक्टिव में हमने VIL ले लिया। ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया है हमारा क्लियर। सो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। और अगर प्योर सर्किट है लाइक इंडक्टिव है, अच्छा रजिस्टर तो पार्शियलिटी करता ही नहीं है, रजिस्टर का नेचर करंट और वोल्टेज दोनों के लिए सेम है, यानी कि रजिस्टर में जो वोल्टेज है और जो करंट है वो सेम फेज में रहेंगे। बट सी में कौन आगे है भाई? वोल्टेज जो है वो पीछे है और उससे 90 डिग्री आगे रहती है करंट। और अगर ये इंडक्टिव सर्किट है तो इसमें कौन आगे है? वोल्टेज आगे है और पीछे क्या रहती है? करंट। कितना आगे रहता है, कितना फेज डिफरेंस रहता है? 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है। अब LCR सर्किट जो है, मैंने यहाँ सर्किट पूरा डिज़ाइन अच्छे से बना दिया, मैंने आपको फीचर्स भी बता दिए और मैंने आपको तीनों फ्रेंड्स का नेचर भी बता दिया। अब अगर इनका फेजर डायग्राम बनाएं, क्योंकि फेजर डायग्राम हमारी हेल्प करेगा इन तीनों को कंबाइन करने में, तो अब इनका फेजर डायग्राम बनाते हैं। नाउ फेजर डायग्राम देखो कैसे बनाएंगे। मैंने माना कि भाई I = I0 sin ω t में हम बात कर रहे हैं कि टाइम जो है जब ज़ीरो है, जब टाइम ज़ीरो होगा तो भाई करंट की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी। अब अगर मैं बात करूँ प्योर रेजिस्टिव सर्किट की, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं? सेम फेज में होते हैं। तो भाई हम सबसे पहले रेजिस्टर को ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से हमने बना लिया है एक एक्सिस को, ठीक है। ये x हो गई, ये y हो गई, सॉरी ये x प्लस हो गई, ये -x हो गई, ये प्लस y हो गई, ये -y हो गई। अब हमने जो है हमने फेज़ ले लिया है स्टार्टिंग में 0। सो स्टार्टिंग में जब हमने 0 फेज़ लिया बच्चों, तो ये वाला जो होगा, ये वाला जो फेज़र होगा ये बताएगा किसको? सबसे पहले किसको बताएगा? करंट को और वोल्टेज को। किसके लिए? इसके लिए, क्योंकि इसमें दोनों क्या होने वाले हैं? सेम फेज में होने वाले, ठीक है। तो अगर इसमें करंट आई है तो इसमें वोल्टेज भी क्या होगी? VR ले ली, वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगी। करंट और वोल्टेज क्या होंगी? दोनों सेम फेज में होंगी। नाउ अगर हम बात करें किसकी? इंडक्टेंस की, तो इंडक्टेंस में जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री क्या कर रही है? लीड कर रही है। अब करंट तो इस एक्सिस पे है, तो वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रही है, यानी कि वोल्टेज कहीं यहाँ पर होगी, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये हमारा PR हो गया। सॉरी, बता दिया करो भाई जब गलती होती है। VL हो गया। अब जो तीसरा है कैपेसिटर, उसमें जो वोल्टेज से वोल्टेज जो है 90 डिग्री लैग कर रही है, मीन्स पीछे है। तो ये हमारी करंट है, तो उसका पीछे जो होगा लाइक इस तरीके से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मीन्स वी आर गोइंग बैकवर्ड, वी आर गोइंग इन माइनस। सो 90 डिग्री पीछे है यहाँ पर हमारी क्या? वोल्टेज। किसके लिए? कैपेसिटर के लिए। तो इस तरीके से हमारा फेजर डायग्राम बन गया।
अब हम एक कंडीशन लेके चलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये कंडीशन हर बार सच हो। हमने कंडीशन ये ले लिया है कि जो VL है वो VC से क्या है, बड़ा है। जब VL VC से बड़ा होगा तो भाई अगर VL VC से बड़ा है तो जो नेट वोल्टेज होगा इसमें और इसमें वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, जाहिर सी बात है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अपवर्ड डायरेक्शन में हमने मान लिया कि भाई यहाँ तक जो है हमारा ये आ रहा है VL माइनस VC, यहाँ तक। अब ये हो गया हमारा VL माइनस VC, इस तरफ हो गया बच्चों, और ये हमारा VR हो गया। अब इन दोनों का एक रिजल्टेंट भी होगा, VR का और VL माइनस VC का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। भाई दो वेक्टर हैं और दोनों परपेंडिकुलर हैं, मान लिया इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वो कहीं यहाँ पर आता है, मान लिया इनका रिजल्टेंट आता है E0, ठीक है। अब E0 जो है हमने मान लिया ये आता है किसी एंगल फाई पे, हमने एंगल फाई ले लिया, फाई एंगल पे आता है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं ताकि दोनों वेक्टर्स जो हैं अच्छे से पैरेललोग्राम बना लें। तो ये हमारा बन गया डायग्राम। इतना क्लियर हुआ आपको? मैंने क्या माना, मैंने माना VR और VL माइनस VC का जो है क्या बना दिया हमने, एक रिजल्टेंट बना दिया। आप कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, ये, ठीक है। तो आपने देखा कि एक ट्रायंगल, ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बन रहा है भाई, ये 90 डिग्री है, ये फाई है, और ये जो है क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये अगर VL माइनस VC है तो ये भी VL माइनस VC होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, लाइक वी आर गोइंग टू कंबाइन दैम। एंड हमने एक चीज़ और पढ़ी है कि ये जो पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जो फेज़ होता है ये इसकी पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ तो इस ट्राइंगल में ये भी VL माइनस VC होगा, ठीक है। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो लगा देते हैं यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम। सो E0 का स्क्वायर इज इक्वल टू V0 लेंगे। अब हम V0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पीक वैल्यू ले रहे हैं हम, ठीक है। तो V0L का स्क्वायर, सॉरी V0L माइनस V0C का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस V0R का स्क्वायर। ये बात समझ में आई? नाउ वी नो, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है कि भाई ओम्स लॉ हमें बताता है कि अगर हम V0R की बात कर रहे हैं तो यानी कि हम I0R लिख सकते हैं उसकी जगह पर। अगर हम V0L की बात कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं I0XL। अगर हम V0C की बात कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं I0XC। ये तीनों की तीनों इक्वेशंस हमने अपने प्रीवियस जो हैं वीडियोस में कवर की हुई हैं। ये अगर इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 1 में हम ये सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट करने वाले हैं एंड देन लेट्स सी क्या आता है। E0 का स्क्वायर इज इक्वल टू I0, भाई I0 लेंगे XL माइनस I0 XC का स्क्वायर प्लस I0R का होल स्क्वायर। नाउ E0 स्क्वायर, देखो बच्चों यहाँ पे I0 दोनों में आ रहा है ना, तो I0 को हम बाहर ले लेते हैं, भाई I0 का स्क्वायर बचा और इसमें भी I0 का स्क्वायर आ रहा है। तो बड़े बच्चे हो गए हो ना, इतना कैलकुलेशन तो समझोगे ही। भाई मैंने दोनों में से इसको कॉमन ले लिया और ये आया हमारा टर्म। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E0 का स्क्वायर अपॉन I0 का स्क्वायर, या फिर हम कंबाइन में E0 अपॉन I0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ये E0 अपॉन I0 क्या भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो वोल्टेज अपॉन करंट को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब क्योंकि सर्किट प्योर रेजिस्टिव नहीं है, प्योर इंडक्टिव नहीं है, प्योर कैपेसिटिव नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस होगा उसको हम एक अलग लेटर से शो करेंगे और वो लेटर होगा Z। तो Z हो गया हमारा यहाँ पर एक नया शब्द, एक नया वर्ड जो कि आप सुन रहे हो, और इसको हम कहते हैं इम्पीडेंस। तो Z की वैल्यू आ गई XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो यहाँ पर Z क्या है, एक तरीके का रेजिस्टेंस है और इसको हम कहते हैं इम्पीडेंस फॉर द सर्किट। ओके, तो भाई ये हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था इसमें
हमारा ये जो हो गया, ये हो गया XL माइनस XC, ठीक है, ये हमारा हो गया R और ये हमारा हो गया Z और ये हमारा एंगल हो गया फाई, ठीक है। तो ये हमने तीनों रेजिस्टेंसेस में जो है ग्राफ ड्रॉ किया है। भाई रेजिस्टेंस जो था वो उसी एक्सिस पर था जिस एक्सिस पे करंट था, तो हमने ये R कर दिया VR के लिए। अब ये वाला जो हमने बनाया था वो VL माइनस VC था, मतलब वहाँ से हमने जो है रेजिस्टेंस लिया वो XL माइनस XC अपवर्ड आया, और भाई दोनों के बीच में जो एंगल था वो फाई है, और हमने ये दोनों का रिजल्टेंट लिया है। तो ये रिजल्टेंट जो है इसका और इसका मिला करके क्या आया है, Z आया। तो Z क्या कहलाएगा यहाँ पर, इम्पीडेंस। अब देख लेते हैं कि ये जो रिजल्टेंट मिला है ये कितना एंगल बना रहा है, किससे, रेजिस्टेंस वाली एक्सिस से। तो आप यहाँ पर 2 टाइप के एंगल बना सकते हो। लाइक अगर आप tan फाई ले रहे हो इस वाले ट्रायंगल में, तो tan फाई tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप क्या ले लोगे, VL माइनस VC अपॉन, या फिर आप छोड़ो इस वाले ट्रायंगल में ले लो tan फाई ले लो, सीधे सीधे XL माइनस XC। अगर आप ऊपर वाला लोगे ना तब भी यही आएगा, बट वहाँ पर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। कैलकुलेशन क्यों बढ़ेगी, फिर आपको VL को ये वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी, लेकिन लास्ट में आएगा यही, ठीक है, XL माइनस XC और अपॉन क्या हो गया R, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं फाई की वैल्यू को निकालूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R, ठीक है। यहाँ से हम जो है निकाल सकते हैं, या फिर आप cos फाई भी निकाल सकते हो। cos फाई क्या हुआ भाई, R ओवर Z होता है, ठीक है। टिग्नोमेट्री आती है ना, अरे भैया टिग्नोमेट्री तो पढ़ी है ना सबने। R अपॉन Z हो गया, और Z की वैल्यू तो पता ही है भाई, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, मैं अपना वर्कलोड यहाँ पर नहीं बढ़ा रही हूँ, तो बच्चे समझदार हैं, अरे भैया पढ़ ही रहे हैं, सारे पढ़ रहे हैं घर में। तो फाई की वैल्यू कॉस के टर्म्स में ये आ गई, फाइन। तो ये हमारा LCR सर्किट हो गया। LCR सर्किट में अगर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर हमें करंट निकालनी है तो करंट की जो वैल्यू है भाई I इक्वल टू क्या होता है, I नॉट इक्वल टू क्या होता है, E नॉट अपॉन R। तो R क्या है यहाँ पर, Z है। अगर हमारा इम्पीडेंस जो है ज़्यादा होगा तो करंट मिनिमम हो जाएगी। अगर हमारा इम्पीडेंस कम होगा तो करंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से इम्पीडेंस क्या करने वाला है, करंट को अफेक्ट करने वाला है। अब एक चीज़ और है कि भी LCR सर्किट का यूज़ करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम रेजोनेंस की बात करेंगे, हम ये पता लगाएंगे कि भाई किस तरीके से हम किसी सिस्टम की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा करके उसका एम्पलीट्यूड, मतलब किस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं। वो हमारी बात की बात है, वो अभी हम कवर नहीं कर रहे उस टॉपिक को। लेकिन एक चीज़ और है, क्या बच्चों, आप यहाँ पर Z की वैल्यू को कुछ और भी लिख सकते हो। क्या आपने ये सीखा है XL इक्वल टू ओमेगा L होता है? क्या आपने ये सीखा है XC इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C होता है? बिल्कुल सीखा है, पढ़ाया है मैंने, आप तो नो कह नहीं सकते क्योंकि मैं तो पढ़ा रही हूँ। तो Z की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एक और टर्म में लिख सकते हैं भाई, R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं भाई हम Z की वैल्यू को। अब कंफ्यूज मत हो जाना किसी क्वेश्चन में अगर फ्रिक्वेंसी दे दी तो, यार ये वाला फॉर्मूला तो मैम ने बताया नहीं, मैं कैसे करूँ, मैम आपने तो बताया ही नहीं। अरे यार यहाँ पे ओमेगा की जगह 2πf रख दो, है ना, और L दिया है तो L भी रख दो, और अगर XL दिया है तो भाई XL रख दो। दोनों ऑप्शन से अवेलेबल है हमारे पास। फॉर्मूले बहुत सारे मिल जाएंगे, बट आपको एज ए CID वर्क करना है कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। अगर आपको ये सिलेक्ट करना आ गया कि कौन सा फॉर्मूला मुझे लगाना है, तब क्या होगा, तब आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी और फॉर्मूलों का यूज़ आप सीख पाओगे, अपने माइंड को फोकस करना सीख पाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको करनी है। अब बच्चों यहाँ पर ये हमेशा ट्रुथ नहीं है कि XL जो है वो XC से हमेशा ही बड़ा होगा, जो कि हमने अपने डायग्राम में माना है। हमने क्या माना था कि भाई VL जो है वो VC से क्या है, बड़ा है। बट व्हाट विल हैपन अगर VC जो है वो VL से बड़ा हो, तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है यार, ग्राफ नीचे आ जाएगा। भाई ये वाला जो नेट हमने ऊपर लिया था ना, इसको हम VC माइनस VL लेंगे, बट क्या फॉर्मूला सेम रहेगा?
ऑब्वियसली फॉर्मूला सेम रहेगा भाई, एक्सएल माइनस एक्सी को अगर आप एक्सी माइनस एक्सएल करोगे तब भी तो स्क्वायर करके प्लस वैल्यू ही तो आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इम्पीडेंस जो है वो जो पहले था वही आएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है कि अगर एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो गए तब क्या होगा भाई, अगर एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो गए तो भाई ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हुआ तो जेड जो है वो अंडर रूट आर स्क्वायर होएगा, और अंडर रूट आर स्क्वायर मतलब अंडर आर हो गया, तो जेड जो है इम्पीडेंस जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। मतलब आप ये समझ लो कि अगर एक ऐसा सर्किट दिया है जिसमें एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हैं, मतलब क्या लो कि तीन फ्रेंड्स थे ना हमारे एल सी और आर, तो तीन फ्रेंड्स में हमारा जो एल है और हमारा जो सी है वो दोनों क्या है, वो दोनों न्यूट्रल बैठे हुए हैं, बराबर मीन्स उनको कोई मतलब नहीं है, तो चलेगी किसकी बात मानी जाएगी, रेजिस्टर की। तो उस केस में जो सर्किट होगा वो होगा प्योर रेजिस्टर, ठीक है। अगर जो है एल एक्सएल जो है एक्सी से बड़ा है तो उस केस में आर को हम न्यूट्रल मानेंगे और उस केस में सर्किट कहलाएगा इंडक्टिव। अगर एक्सी एक्सएल से बड़ा होगा तो उस केस में वैल्यू जो है एक्सी की मानी जाएगी, मीन सर्किट कहलाएगा प्योर कैपेसिटिव। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझनी हैं और आपको इस टॉपिक को जो है प्रीवियस वाले टॉपिक से कनेक्ट करना है, क्योंकि जब तक आपने प्रीवियस नॉलेज नहीं ली है यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। आपको जब तक ये नहीं आता कि प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स में क्या नेचर होता है, तब तक आप ये फेजर डायग्राम और ये सर्किट का नेचर नहीं समझ पाओगे। तो जल्दी से जल्दी जाओ, फटाफट से जो है अभ्यास इंस्टीट्यूट पर जाओ और करंट की जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की है फटाफट से उनको देखो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि मैम ये हमें अच्छा लगा, ठीक है। तो भाई लेट मी नो, ओके। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है अभ्यास इंस्टीट्यूट को। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे रेजोनेंस के बारे में, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।